लोगों ने आइसोमेरिज्म खत्म कर लिया था। दो तरह के आइसोमर्स किए थे हमने, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है पारुल? व्हाट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म? जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंपाउंड्स का सेम होता है और उसके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं तो उसको हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बुलाते हैं और प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं? आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमने 5 टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म करे थे। द फर्स्ट वन वाज चेन, सेकंड वाज पोजीशन, थर्ड वाज फंक्शनल, फोर्थ वाज मेटा एंड फिफ्थ वाज टॉटोमेरिज्म। ठीक है, उसी तरह से स्टीरियो आइसोमेरिज्म करा था। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमने करा कि जहां पे प्लेसमेंट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स 3 डायमेंशनल स्पेस में अलग होते हैं उसे हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म बुलाते हैं। ओके, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म हमने सिर्फ एक आइडिया सा अभी लिया है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है जो कि हम एल्कीन्स में पढ़ेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमेशा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में होता है। ठीक है, सेकेंड जो है उसे हम बुलाते हैं कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में होता है और वो हम एल्कीन्स में पढ़ेंगे। ठीक है, एंड द थर्ड टाइप दैट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम बोलते हैं कि दोनों के दोनों जो है उनके 3 डायमेंशन में स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं। बस अभी इतना ही तुमको पता होना चाहिए क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमने क्लास 12 में पढ़ना है। Okay, so today we are going to go to the next topic, electron displacements in covalent bond. जब भी कोई रिएक्शन होती है, हमें ये पता है कि जब भी कोई रिएक्शन होगी तो जो ओल्ड बॉन्ड्स हैं रिएक्टेंट्स के वो टूटेंगे तभी न्यू बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होगी, है ना? उसी को हम लोग क्या बुलाते हैं? दैट इज नोन एज अ रिएक्शन। अब उसमें जब बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स की डिस्प्लेसमेंट होती है। डिस्प्लेसमेंट मतलब इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होती है। वो जो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत एसेंशियल पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, क्योंकि उस शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ही डिपेंड करता है कि रिएक्शन जो है वो क्या होगी। दरवाजा हिलने लग गया। ठीक है, सो हम लोगों ने 4 तरह के इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट्स पढ़ने हैं। The first one that is inductive effect. इनको बहुत ध्यान से आपने समझना है बिकॉज इसी के ऊपर, इन इफेक्ट्स के ऊपर ये जो इंट्रोडक्टरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम कर रहे हैं इसके ऊपर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ड है। ओके, सो इंडक्टिव इफेक्ट क्या हुआ? इंडक्टिव इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट ये प्रेजेंट होता है अगर कार्बन चेन के साथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इज प्रेजेंट। ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इज प्रेजेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक कोई कार्बन चेन है ऑफ द टाइप दिस, इसका IUPAC नेम क्या होगा? क्लोरोप्रोपेन, राइट? 1 क्लोरोप्रोपेन। हमें पता है कि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या करेगा? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ को खींचेगा। जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उसमें टेंडेंसी होती है कि वो कोवलेंट बॉन्ड के शेयर्ड पेयर्स को अपनी तरफ को अट्रैक्ट करता है, तो यहाँ पे भी ये अपनी तरफ को अट्रैक्ट करेगा। एज अ रिजल्ट इस क्लोरीन के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इस कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बुलाते हैं? दिस इफेक्ट इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। जो पॉजिटिव चार्ज की कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होती रहती है जैसे जैसे हम क्लोरीन से दूर जाते रहेंगे। जैसे जैसे कार्बन जो है वो क्लोरीन से दूर होता रहेगा वैसे वैसे वो जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो कम होता रहेगा। फोर्थ कार्बन एटम के बाद ये वाला इफेक्ट ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। तो लिखो क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट? द प्रोसेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ
sigma electrons, process of displacement of sigma electrons along the saturated carbon chain due to presence of a polar covalent bond. Due to presence of a polar covalent bond at one end of the chain. Covalent polar bond या polar covalent bond at one end of the chain is called inductive effect. Is called inductive effect. Inductive effect दो तरह का होता है. The first one that is known as minus I effect. Okay? Minus I effect का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन withdrawing groups are present. ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स आर प्रेजेंट, जैसे कि क्लोरीन हो गया. सो ये माइनस आई इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स कार्बन चेन से विड्रॉ करे जाते हैं अपनी तरफ को. सो जहां पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट होगा वो सारे के सारे माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं. जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ उतना ही ज्यादा वो शो करेगा. ठीक है, सो सबसे ज्यादा जो शो करता है दैट इज नाइट्रो ग्रुप. नाइट्रो ग्रुप सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है. उसके बाद साइनो, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद एस्टर, COOR, एस्टर के बाद ये सारे के सारे हमारे क्या हो गए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स. और इसके बाद क्या आएंगे ऑल द हेलोजेंस. ठीक है, सो हेलोजेंस में जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है फ्लोरीन. ठीक है, सो फ्लोरीन सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद आयोडीन. सो ये सारे माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं. द सेकेंड काइंड ऑफ इफेक्ट व्हिच वी हैव that is plus I effect. जो plus I effect है that is shown by electron donating groups. ठीक है, that is shown by electron donating का मतलब क्या होगा, अब ये कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेंगे. राइट, सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग. सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन से होते हैं, जो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग. राइट, एल्काइल ग्रुप्स का मतलब अगर सपोज हमारे पास इस तरह से ये एक ग्रुप आ गया विच इज नोन एज इथेन. ओके, इसके पास एक मिथाइल ग्रुप है, तो ये मिथाइल ग्रुप क्या करेगा, इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा. तो जितने ज्यादा हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी करे थे ना, जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे. अब इसके पास दो एल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट है. राइट, तो ये क्या करेगा, दोनों एल्काइल ग्रुप्स इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे. अगर 3 ग्रुप्स प्रेजेंट है तो तीनों एल्काइल ग्रुप्स इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेंगे. तो सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट किसके पास होगा, जिसके पास 3 एल्काइल ग्रुप्स हैं, फिर उसके पास 2 और उसके बाद 1. ठीक है, इज इट क्लियर, समझ में आ गया. सो दिस इज व्हाट आई इफेक्ट इज या इंडक्टिव इफेक्ट इज. द सेकेंड काइंड ऑफ इफेक्ट व्हिच वी आर गोइंग टू डू, इट इज नोन एज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. ओके, द सेकेंड इफेक्ट व्हिच वी आर गोइंग टू डू दैट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो होता है दैट इज अ टेम्पररी इफेक्ट. ये वाला इफेक्ट अराइज करेगा ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एन अटैकिंग रिएजेंट. ठीक है,
अगर अटैकिंग रिएजेंट प्रेजेंट है, अटैकिंग रिएजेंट वो होता है जो एक रिएक्टेंट के ऊपर अटैक करता है टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। तो इसलिए हम इसे क्या बुला रहे हैं, इट इज नोन एज एन अटैकिंग रिएजेंट। ओके, सो इट इज अ टेम्पररी इफेक्ट और अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में ही इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इनटू एग्जिस्टेंस आता है। अगर अटैकिंग रिएजेंट नहीं होगा तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट नहीं होगा। थर्डली, ये वाला इफेक्ट सिर्फ मल्टीपल बॉन्डेड सिस्टम्स, मल्टीपल बॉन्डेड सिस्टम्स मतलब जहां पे कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है या C डबल बॉन्ड O। ओके, अब जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है ये भी दो तरह का होता है, वन विच इज नोन एज प्लस E इफेक्ट। प्लस E इफेक्ट में क्या होगा, देखो अगर हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और यहां पे एक H पॉजिटिव अटैक करना चाहता है। ओके, सो अब व्हाट इज गोइंग टू हैपन ओवर हियर इज कि ये वाला डबल बॉन्ड हमें पता है कि पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड डीलोकलाइज होते हैं। डीलोकलाइज का मतलब वो अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। तो कार्बन और कार्बन इन दोनों में, दोनों कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, दोनों कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है ना। सो अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस कार्बन पे भी डीलोकलाइज हो सकता है और इस पे भी हो सकता है। तो हमने इसको इस वाले कार्बन पे डीलोकलाइज कर दिया। अब होगा क्या कि पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर चले गए तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। और हमें पता है कि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं दूसरे को। ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये पॉजिटिव चार्ज कहां जाके अटैक करेगा, इस वाले कार्बन पे। ठीक है, सो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाता है फिर, C and H, राइट। सो प्लस E इफेक्ट में क्या होता है, लिखो प्लस E इफेक्ट इज दैट इफेक्ट when electrons of the pi bond, when electrons of the pi bond are transferred to the atom, to which the attacking reagent, finally gets attached. For example, addition of hydrogen to alkenes. So यहाँ पे हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं टू alkenes. This is an example of plus E. The second type of effect that is known as minus E effect. Minus E effect can be shown in C double bond O. Okay? और अटैकिंग रिएजेंट हम यहाँ पे एक नेगेटिवली चार्ज्ड अटैकिंग रिएजेंट ले रहे हैं। ओके, यहाँ पे हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन कार्बन, हमने पढ़ा हुआ है पी ब्लॉक में। तो इसलिए ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो ऑक्सीजन की तरफ को जाएगा। अगर ऑक्सीजन की तरफ को जाएगा तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। और अटैकिंग रिएजेंट नेगेटिव है तो वो ऑक्सीजन पे तो अटैक नहीं कर सकता ना, वो अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, बिकॉज़ कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। सो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाता है, दिस इज द प्रोडक्ट, राइट। सो लिखो माइनस ई इफेक्ट क्या होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और माइनस ई इफेक्ट when the electrons are of the pi bond, when the electrons of the pi bond are transferred to the atom, are transferred to the atom
other than the one to which the reagent gets finally attached. The reagent gets finally attached. ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बुला रहे हैं, माइनस ई इफेक्ट। और माइनस ई इफेक्ट जो है वो सी डबल बॉन्ड ओ में होता है। अब हमने दोनों इफेक्ट्स कर लिए, इंडक्टिव इफेक्ट किया और हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट किया, तो दोनों में डिफरेंसेस क्या होंगे। जो इंडक्टिव इफेक्ट है दैट इज अ परमानेंट इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इज अ टेम्पररी इफेक्ट। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट में देयर इज delocalization of not pi electrons but sigma electrons, whereas electromagnetic effect में delocalization of the pi electrons is taking place. So these are the two differences which we can see जो कि inductive और electromagnetic effect में होते हैं। ठीक है, then the third effect that is known as resonance. Resonance हमने chemical bond में भी पढ़ा हुआ है कि resonance क्या होता है। क्या होता है resonance? When delocalization of pi electron cloud takes place in such a manner so as to give the best structure amongst all the structures which are proposed for any molecule. जैसे आपने करा था, हमने केमिकल बॉन्डिंग में करा था कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर है वो ये दिया गया है। ओके, सो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हम क्या देख रहे हैं, देयर इज अ डबल बॉन्ड, और दूसरे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में भी देयर इज अ डबल बॉन्ड। ठीक है, पर जब एक्सपेरिमेंटल स्टडीज करी गई तो देखा गया कि जो ये बॉन्ड लेंथ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है वो बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ से मैच नहीं होती। वो बॉन्ड लेंथ मैच होती है या इट इज इन बिटवीन द बॉन्ड लेंथ ऑफ अ ट्रिपल बॉन्ड एंड अ सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो उसकी वजह से इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिए गए ताकि वो उसकी बॉन्ड लेंथ को एक्सप्लेन कर सके। तो बॉन्ड लेंथ को एक्सप्लेन करने के लिए जो इसके स्ट्रक्चर्स दिए गए थे वो ये थे। ठीक है, इसके पास अब जब देखो यहाँ पे कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स 8 पूरे करने होते हैं ना, हमने ये करा है केमिकल बॉन्डिंग में 1 2 3 4 5 6 7 8। उसी तरह से यहाँ पे भी हमने 8 पूरे कर दिए। अब हम क्या बोल रहे हैं कि ये यहाँ से यहाँ डीलोकलाइज हो रहा है ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए, और ये यहाँ से यहाँ जा रहा है सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए। तो जब यहाँ वाला बॉन्ड इधर चला गया तो इसके ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और इसके ऊपर जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, और यहां से क्या हुआ था, 2 इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड बना दिया तो इसके पास एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रह गया, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। राइट, सो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट हो सकते हैं दोनों ऑक्सीजन्स की तरफ। एज अ रिजल्ट जो ये स्ट्रक्चर 1 और ये स्ट्रक्चर 2 ये दोनों इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। राइट, उसी तरह से बेंजीन, बेंजीन का स्ट्रक्चर हम ऐसे देते हैं। राइट, सो अब इसमें भी पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो सकते हैं, ये यहां चला गया, ये यहां चला गया और ये यहां चला गया। ये देखो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए, और जब हम इसका फाइनल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम रिंग के अंदर एक सर्कल शो करते हैं। ये बेंजीन रिंग है, ये जो सर्कल है ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, ये सिग्निफाई कर रहा है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड रिंग के अंदर घूमते जा रहे हैं। सो दैट इज व्हाई हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ सर्कल। तो लिखो क्या होता है रेजोनेंस, डिफाइन करते हैं। If a molecule can be assigned, ये सारी definitions आपको आनी चाहिए एग्जाम्स के लिए। ओके,
if a molecule can be assigned two or more structures, none of which is capable of describing all the known properties of the compound, then the actual structure is intermediate or resonance hybrid of these structures. सबसे ज्यादा या सबसे अच्छे से जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप कह सकते हो कि डिफाइन किए जाते हैं या एक्सप्लेन किए जाते हैं, दैट इज इन द केस ऑफ बेंजीन. ओके, अब जैसे हमने इंडक्टिव इफेक्ट किया, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट किया, उसी तरह से ड्यू टू रेजोनेंस एक इफेक्ट क्रिएट होता है बेंजीन रिंग के ऊपर, जिसे हम रेजोनेंस इफेक्ट या मीसोमेरिक इफेक्ट बुलाते हैं. ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट इज दिस रेजोनेंस इफेक्ट और मीसोमेरिक इफेक्ट. रेजोनेंस इफेक्ट और ये बहुत आराम से देखना बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मीसोमेरिक इफेक्ट. अब रेजोनेंस इफेक्ट या मीसोमेरिक इफेक्ट अराइज होता है ड्यू टू रेजोनेंस. एक पोलैरिटी बेंजीन रिंग के अंदर डेवलप होती है ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, राइट. सो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो दो तरह के इफेक्ट हम पढ़ेंगे, द फर्स्ट वन that is known as plus R effect, right? Plus R effect में क्या होता है? The electrons are given to the benzene ring. This is known as positive R effect. Okay, so यहाँ पे इलेक्ट्रॉन donating groups are present. जैसे फॉर एग्जाम्पल वी हैव OH, ओके, या आप सिर्फ इसके ऊपर दो ही इलेक्ट्रॉन्स दो, OH, फिर उसके बाद NH2, उसके बाद हेलोजेंस. ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, राइट. सो अब आपने डीलोकलाइजेशन देखनी है, इसकी वजह से कैसे इफेक्ट होती है. हम कोई भी ले लेते हैं, हम ये ले लेते हैं एल्कोहल. चलो मुझे ये बताओ कि अगर हम इसके ऊपर एक OH ग्रुप अटैच कर रहे हैं तो इसको क्या बुलाते हैं प्रीति? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? हमने कल किया था this is known as phenol. This is known as phenol. ओके, जब OH ग्रुप हम अटैच करते हैं तो उसे हम फिनोल बुलाते हैं, राइट. सो अब इसमें क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर ट्रैवल करेंगे. यार देखो, यहां से इलेक्ट्रॉन्स इधर ट्रैवल करेंगे टू दिस डबल बॉन्ड, मतलब टू दिस बॉन्ड, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखा कि जब भी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की तरफ को जाता है तो डबल बॉन्ड हो जाता है. दो डबल बॉन्ड इकट्ठे एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए क्योंकि वैलेंसी कार्बन की इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए जो ये वाला डबल बॉन्ड है बेंजीन रिंग का, ये शिफ्ट हो जाएगा इधर. सो फर्स्ट जो स्ट्रक्चर बनता है, जहां से बॉन्ड ट्रैवल करते हैं टू फॉर्म इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करते हैं,
टू फॉर्म अ बॉन्ड, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये आपने याद रखना है। जब इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बनाएगा तो उस वाले एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जब बॉन्ड शिफ्ट करेगा तो वहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये वाला बॉन्ड हट गया यहां से, तो हमारे पास ये दो ही बॉन्ड्स रह गए, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओके, प्लस आर इफेक्ट हम इसको क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इट इज डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स टू द बेंजीन रिंग, राइट। फिर अब यहां से ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, सो सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हमारे पास बनेगा, इसने यहां बॉन्ड बना दिया, ये यहां चला गया, तो अब नेगेटिव चार्ज देखो डीलोकलाइज हो गया ना, पोजीशन चेंज हो गई उसकी, ठीक है। देन थर्ड, ये यहां से अब यहां चला जाता है और ये यहां से यहां चला जाता है, राइट। सो अब क्या आएगा? थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये यहां से यहां गया, ये वाला बॉन्ड एज इट इज ही रह गया है, ये यहां से यहां गया तो यहां पे बॉन्ड बन गया और यहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और फाइनली ये इधर और ये वापस, ठीक है। ये सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और फाइनल स्ट्रक्चर हमारे पास क्या आ जाता है? Right? Now, if you're looking at the first structure and you're looking at the last structure, तो दोनों में देखो डिफरेंस क्या है। बॉन्ड इधर था, नेक्स्ट पोजीशन पे शिफ्ट हो गया, बॉन्ड इधर था, नेक्स्ट पोजीशन पे शिफ्ट हो गया, बॉन्ड इधर था, वो नेक्स्ट पोजीशन पे। सो रेजोनेंस हैज टेकन प्लेस। ओके, अब ये रेजोनेंस किस वजह से हुई? क्योंकि जो उसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट था उसने इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करे हैं टू द बेंजीन रिंग। जब इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करते हैं तो उसे हम क्या बुलाते हैं? प्लस आर इफेक्ट। अब अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज इस बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगी तो वो कौन सी पोजीशन पे अटैक करेगी? कल हमने ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशंस भी डिफाइन करी थी ना। ये ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है। सो पहले में ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिवली चार्ज वहां जाके अटैक करेगा। सेकेंड में पैरा पोजीशन पे है तो पॉजिटिवली चार्ज वहां अटैक करेगा, और थर्ड में वो फिर से ऑर्थो में। तो ऐसे सब्स्टिट्यूएंट्स जो अटैकिंग रिएजेंट को हेल्प करते हैं ऑर्थो और पैरा पे अटैक करने के लिए, उन्हें हम ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बुलाते हैं। तो जैसे ये वाले जितने भी हम ऊपर हमने लिखे हैं, OH हो गया, NH2 हो गया, हेलोजेंस हो गए, ये सारे के सारे जो है दे आर व्हाट? दे आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। ठीक है, हैव यू अंडरस्टूड? प्लस आर इफेक्ट. The second kind of effect which we are going to do, that is minus R effect. Now in case of minus R effect, electron withdrawing groups are going to be present. अब वो electrons withdraw करेंगे बेंजीन रिंग से. Electron withdrawing groups are going to be present. Electron withdrawing groups कौन कौन से हैं? जैसे NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, CHO इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, COOH भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है. ठीक है, सो हम स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं. हमारे पास हम नाइट्रो ही ले रहे हैं. थोड़ा बड़ा बना. दिस इज द बेंजीन रिंग. N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, ये नाइट्रो का स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, यहां पे ऑक्सीजन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4, और यहां पे 6. राइट. अब इसमें टेंडेंसी रहेगी कि इसके इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएं टू गेट अ नेगेटिव चार्ज. अगर ये यहां पे शिफ्ट हो गया तो यहां पे इजीली डबल बॉन्ड हो सकता है, तो ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये यहां शिफ्ट हो जाएगा. राइट. सो हमारे पास फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या आ गया?
6 इलेक्ट्रॉन्स। उसी तरह से यहां पे भी 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहां पे इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज। और जहां से ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हुए हैं, इंस्टेड ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं तो बेंजीन रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये वाला बॉन्ड एज इट इज ही रहेगा, है ना, और ये वाला बॉन्ड भी एज इट इज ही रहेगा, राइट। फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ओके। अब सेकेंड, ये आ गया, राइट। अब देखो इधर क्या हो रहा है, यहां पे ये वाला जो बॉन्ड है इसको शिफ्ट होना है। अगर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है तो पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। आपने जो पिछले वाले स्ट्रक्चर्स करे हैं उसमें देखो कि जिस साइड को इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं उसी साइड को नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो रहा है ना, जो आपने पिछला प्लस आर इफेक्ट करा था। जिस साइड को इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं उसी साइड को नेगेटिव चार्ज भी शिफ्ट हो रहा है। पर यहां ऑपोजिट होगा, जिस साइड को बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है या इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं उसके ऑपोजिट साइड को पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो रहा है। अब ये बॉन्ड इधर चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, ये वाला एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। न्यूट्रल होना चाहिए ना, दो नेगेटिव चार्जेस हैं तो दो ही पॉजिटिव चार्जेस भी होने चाहिए। ये बॉन्ड इधर है, ये बॉन्ड इधर आ गया, पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, राइट। अब ये वापस आ जाएगा, ये भी वापस आ जाएगा। सो लास्ट स्ट्रक्चर हमारा क्या बना, पॉजिटिव, ठीक है। ये बॉन्ड इधर आ गया, ये बॉन्ड इधर आ गया, ये वाला बॉन्ड इधर आ गया। तो फर्स्ट और लास्ट अगर आप कंपेयर करोगे तो कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स हैव टेकन प्लेस। क्लियर। सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में आप देख रहे हो कि पॉजिटिव चार्ज कहां आ रहा है, कहां आ रहा है, कौन सी पोजीशंस पे, ऑर्थो एंड पैरा। तो अब अगर पॉजिटिवली चार्ज अटैकिंग रिएजेंट इस बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा तो वो कहां जाएगा फिर, मेटा पोजीशन पे, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे तो ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है। तो ऑर्थो और पैरा पे तो पॉजिटिवली चार्ज अटैक कर नहीं सकता बिकॉज लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। सो ये सारे ग्रुप्स जो होते हैं क्योंकि वो अटैकिंग रिएजेंट को मेटा पोजीशन पे लेके जाते हैं, इसलिए हम इनको क्या बुलाते हैं, मेटा डायरेक्टिंग। सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जो होंगे दे आर नोन एज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो होंगे दे आर नोन एज मेटा डायरेक्टिंग। राइट, आ गया यहां तक समझ सबको? ओके, then the last effect which we are going to do, that is known as hyperconjugation. Last effect is hyperconjugation. Hyperconjugation भी एक रेजोनेंस जैसा ही कॉन्सेप्ट है। बट यहां पे बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होती, मतलब कि जहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं उसके बीच में और कार्बन के बीच में एक गैप रह जाता है, देयर इज नो बॉन्ड। दैट इज व्हाई इसको हम लोग नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बुलाते हैं। ये एग्जिस्ट करेगा वहां पे जहां पे एक डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड एडजेसेंट पोजीशंस पे प्रेजेंट रहते हैं। राइट, सो क्या इसमें होगा, कंजुगेशन का मतलब क्या होता है?
कंजुगेशन का मतलब होता है कि एक जबरदस्ती डबल बॉन्डेड सिस्टम हमने बनाना है, दैट इज नोन एज कंजुगेशन। ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, फिर हम डिफाइन बाद में करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मॉलिक्यूल है CH2, दिस इज नोन एज प्रोपीन। ओके, अब होगा क्या, यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, राइट। अब अगर यहां से डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया तो इस कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए ये वाला जो हाइड्रोजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा टू फॉर्म अ डबल बॉन्ड, ठीक है। सो अब स्ट्रक्चर हमारे पास क्या आ गया, C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और जो यहां से शिफ्ट करे थे इलेक्ट्रॉन्स वो इस कार्बन पे आ जाएंगे और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इस वाले हाइड्रोजन के बॉन्ड्स टूट चुके, सो यहाँ पे H पॉजिटिव आ गया, ये इसको मॉलिक्यूल को छोड़ के नहीं जाता है, रहता उसके आसपास ही है, बट इस हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में कोई भी बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। दोनों ये एज इट इज रह जाते हैं। दिस इज नोन एज कंजुगेशन, फॉर्मेशन ऑफ अ डबल बॉन्ड ऑन द एडजेसेंट साइड, उसको हम कंजुगेशन बुलाते हैं। जब भी कोई भी एक इलेक्ट्रॉन एंटर करता है टू फॉर्म अ डबल बॉन्ड, उसे हम कंजुगेशन बुलाते हैं। जैसे बेंजीन रिंग में भी जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, जैसे हमने क्लोरीन का करा है या OH का करा है, तो उसमें ऑक्सीजन और बेंजीन रिंग की कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड बना था ना, उसे हम क्या बुला रहे हैं, कंजुगेशन, ठीक है। सो दिस इज नोन एज कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन क्यों बुलाते हैं, क्योंकि तीनों हाइड्रोजन्स बारी बारी पार्टिसिपेट करेंगे इन दिस कंजुगेशन। सो सेकंड जो इसका स्ट्रक्चर बनता है, अब ये वाला हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर रहा है तो आप देखिए कि देयर इज नो बॉन्ड, राइट, और फिर उसके बाद लास्ट वाला करेगा, अगेन आप देख रहे हो कि देयर इज नो बॉन्ड बिटवीन दिस, राइट। क्लियर हो गया। फर्स्ट वाले में इस वाले हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स सैक्रिफाइस किए हैं, सेकंड में इसने किए हैं और थर्ड में इसने किए हैं, तो एक एक करके हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को सैक्रिफाइस कर रहा है टू गिव द मॉलिक्यूल मोर स्टेबिलिटी, स्टेबल कर देता है वो उसको मॉलिक्यूल को, ठीक है। सो जितने ज्यादा हाइड्रोजन्स होंगे उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। अब डिफाइन करो क्या होता है हाइपरकंजुगेशन। इट इज द इंटरैक्शन between the electrons of pi system and the adjacent sigma bonds of the substituent groups in organic compounds। ये वाला जो इफेक्ट था ये बेकर नाथन ने दिया था, इसलिए हम इसको एक और नाम से बुलाते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज बेकर नाथन इफेक्ट एंड इट इज ऑल्सो नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। ये बहुत अच्छे से अल्काइलेटेड एल्कीन्स की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है। जैसे यानी अभी आपको एक सेंटेंस बोला, जितने ज्यादा हाइड्रोजन्स उतनी ज्यादा हाइपरकंजुगेशन और उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, ठीक है। अब जब हम ये वाला मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो इसमें देखो कितने CH3 बॉन्ड्स हैं, कितने CH3 ग्रुप्स हैं, सॉरी
1 2 3 4, तो ये सबसे स्टेबल एल्कीन है क्योंकि इसके तीनों हाइपर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। 3 + 3 is 6, 6 + 3 is 9, and 9 + 3 is 12. So 12 hydrogens are going to participate in hyperconjugation. So this is going to be most stable alkylated alkene. IUPAC nomenclature इसका क्या आएगा? 2,2-dimethyl butene, ठीक है। फिर उसके बाद अगर एक मिथाइल ग्रुप को हटा दें तो ये उससे कम हो जाएगा, राइट। और अगर फिर हम ये वाला हटा दें उससे कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम एल्काइल ग्रुप्स कम करते चले जाते हैं वैसे वैसे स्टेबिलिटी भी कम होती रहती है। हाइपर कंजुगेशन बहुत सारे आप कह सकते हो कि जो कंपाउंड्स हैं या जो रिएक्टिव रिएजेंट्स हैं या जो रिएक्शन के दौरान इंटरमीडिएट्स बनते हैं उन बहुत सारों की स्टेबिलिटी को वो एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो ये हमने 4 इफेक्ट्स जो है वो करे, राइट। नाउ जब हम लोग रिएक्शंस करेंगे तो मैंने बोला क्या कि रिएक्शंस में पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं और नए बॉन्ड्स बनते हैं। तो जो पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं उसे हम क्या बुलाते हैं? दैट इज नोन एज फिशन। फिशन मींस ब्रेकिंग अप ऑफ समथिंग। तो जब बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो उसे हम क्या बुलाएंगे? बॉन्ड फिशन। ओके, सो जब भी कोई रिएक्शन होगी तो बॉन्ड फिशन होगी। जनरली हम 2 चीजें यूज करते हैं। ये बेसिकली जो वर्ड आता है ना फिशन, ये आता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री से। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में जब भी बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं तो उसको हम फिशन बुलाते हैं, और जब 2 न्यूक्लियाई एक दूसरे के साथ मर्ज होते हैं तो उसको हम फ्यूजन बुलाते हैं। ओके, सो फिशन मींस ब्रेकिंग एंड फ्यूजन मींस कनेक्टिंग। तो हमने यहाँ पे पढ़नी है बॉन्ड फिशन, फ्रेगमेंटेशन, टूटना, ब्रेकिंग अप, कोई भी आप वर्ड यूज कर सकते हो। बॉन्ड फिशन 2 तरह की होती है। द फर्स्ट वन दैट इज नोन एज होमोलिटिक। होमो क्या होता है? सेम। सो होमोलिटिक फिशन का मतलब कि अगर सपोज हमारे पास इस तरह से एक कंपाउंड है, तो ये जो कोवलेंट बॉन्ड बना है ये शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन से बनेगा ना। एक इलेक्ट्रॉन इसका आ रहा है और एक इलेक्ट्रॉन इसका आ रहा है, क्लियर। तो जब होमोलिटिक फिशन होगी तो यहाँ पे ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड विल टेक प्लेस इन सच अ मैनर कि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया। सो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और बी के पास भी एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो हम बोल रहे हैं कि इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसे हम क्या बुलाते हैं? दीज आर नोन एज फ्री रेडिकल्स। इनके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ ये पता करना है, कल पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास +2 नहीं, कल पढ़ेंगे, ठीक है। सो फ्री रेडिकल्स क्या हुए? जो कि those reaction intermediates which are formed during homolytic fission and both have one unpaired electron, right? Second type of fission जो होती है heterolytic. Hetero means now different. Same we are taking A and B. Bonding इस तरह से होगी कि इन दोनों में से कोई भी एक स्पीशीज दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके उड़ जाएगा, राइट। सो दूसरे के पास रहा ही नहीं इलेक्ट्रॉन, थम्स अप, ठीक है। सो इसके पास अब कुछ इलेक्ट्रॉन नहीं है ए के पास, तो इसके पास कमी हो गई इलेक्ट्रॉन की, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बी दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके चला गया, उसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो उसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जो रिएक्शन इंटरमीडिएट अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देता है और पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर आता है तो उसे हम बुलाते हैं कार्बोकेटायन।
कार्बो केटाइन मींस पॉजिटिवली चार्ज, कार्बो क्योंकि कार्बन इन्वॉल्व रहेगा ना इन सब में, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और यहाँ पे इसे हम क्या बुलाएंगे, कार्बन एनायन, एनायन है और कार्बन है, इसलिए हम इसको बुला देते हैं कार्बन एनायन। ऑल दिस वी हैव टू डू इन डिटेल टुमारो।